हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने कल जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य पर बात की थी। जैन साहित्य में हमने देखा था प्रमुख कवि जो जैन साहित्य से संबंधित थे, जैसे पुष्पदंत थे, धनपाल थे, सारंगधर थे, सोमप्रभु सूरी थे, शालभद्र सूरी थे। इसी तरह से बहुत से कवि थे जिन्हें हमने देखा था जो जैन साहित्य से संबंधित थे। और इसी तरह से हमने सिद्ध साहित्य से संबंधित कवि देखे थे, सराहपा, सरभरपा, लोईपा, डोम्बिपा इत्यादि। आज हम बात करेंगे विद्यापति के बारे में, जो कि आदिकाल से संबंधित हैं। विद्यापति की रचनाएं देखेंगे, उनका जीवन परिचय देख लेंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगे की बात करते हैं हम विद्यापति के बारे में। देख लेते हैं क्या है इसमें। विद्यापति का जन्म बिहार राज्य दरभंगा जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो विद्यापति का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले में हुआ था। गांव कौन सा था? बिस्पी। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर, माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। इनके जन्म समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न जन्म समय इनका माना है। जैसे श्री रामनाथ झा, शिवनंदन ठाकुर, सुभद्र झा, जयकांत मिश्र, इन्होंने इनका जन्म समय 1360 ईस्वी माना है। श्री नागेंद्र नाथ गुप्त, इन्होंने इनका जन्म समय 1358 ईस्वी माना है। रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने विद्यापति का जन्म समय 1350 ईस्वी माना है। अब विद्यापति के गुरु कौन थे, ये देख लेते हैं। विद्यापति के गुरु थे हरि मिश्र। यदि आपसे पूछा जाए कि विद्यापति के गुरु का क्या नाम था, तो विद्यापति के गुरु का नाम था हरि मिश्र। विद्यापति का निधन 1450 ईस्वी में हो गया था। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है। ये तथ्य विशेष रूप से ध्यान रख लेना। विद्यापति को हिंदी का आदि गीतकार माना जाता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, विद्यापति के माता पिता का क्या नाम था और इनका जन्म समय क्या था, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था और इनका निधन कब हुआ। ये सब बातें हमने देख ली। अब आगे की चर्चा करते हैं कि विद्यापति के आश्रयदाता कौन कौन थे। तो विद्यापति के आश्रयदाताओं के इस बारे में बात की जाए तो कीर्ति सिंह, देव सिंह, शिव सिंह और विश्वास देवी ये विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाता थे। विद्यापति की रचनाएं देख लेते हैं। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत की जो हैं, इसमें आती है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, विभाग सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गया पत्तलक, वर्णकृत्य और मणिमंजरी। ये जो है संस्कृत की 11 रचनाएं हैं, ये विद्यापति की हैं। और 2 अवहट्ट की रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और इसके अलावा मैथिली की एक रचना है पदावली। तो आपसे पूछा जाए कि विद्यापति की मैथिली की कौन सी रचना है, तो पदावली है। अवहट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो 2 रचनाएं अवहट्ट की हैं। कौन कौन सी? कीर्ति पताका और कीर्तिलता। कुल मिलाकर विद्यापति ने 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें 2 अवहट्ट के, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और एक मैथिली का पदावली है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कविशेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। कवि शेखर भी इन्हें कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी इन्हें कहा जाता है, कवि रंजन भी इन्हें कहा जाता है, कवि कंठहार भी इन्हें कहा जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है और आपको ऑप्शन दिए जाएं स्वयंभू, सरापा, अमीर खुसरो, विद्यापति, तो आप ऑप्शन चुन सकते हैं विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल और कवि शेखर कहा जाता है। ये आप लोग अवश्य याद कर लेना। अब हम आगे की चर्चा करते हैं कि विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है, तो विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को कहानी कहा है। और विद्यापति को बंगाल में लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम आगे की चर्चा करते हैं
विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। विद्यापति का कीर्तिलता कैसा काव्य है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पताका अभी तक सूचना मात्र है। तो ये कीर्तिलता जो है एक प्रबंध काव्य है। इसे कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है, और ये जो कीर्ति पताका है ये अभी तक सूचना मात्र है। ये प्रमुख तथ्य हैं, इन्हें आप लोग याद कर लेना। अब आगे की चर्चा करते हैं। विद्यापति की जो रचना मैथिली में है, जो पदावली है, विद्यापति की रचना पदावली जो मैथिली भाषा में है, इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। किसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है? तो ये पदावली में है। पदावली किस भाषा में है? तो ये मैथिली में है। विद्यापति की पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है। तो विद्यापति की जो पदावली है जो मैथिली भाषा में है, ये भक्तिपरक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर जो है विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं, अतः कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं। इनमें है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ये जो हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। तो आपसे पूछा जाए कि श्रृंगारी कवि किन विद्वानों ने माना है, तो आप लोग बता सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। हमने देख लिया कि विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है। अब देख लेते हैं कि विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। किन लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि माना है? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपसे पूछा जाए विद्यापति को भक्त कवि किसने माना, तो आप लोग बता सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू ब्रजनंदन सहाय। जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र आदि विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। तो यदि आपसे पूछा जाए विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा, उसमें ऑप्शन दिया जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप लोग चुन सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, ये हमने अभी पढ़ा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं विद्यापति के बारे में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है, वो इन्हें भक्त कवि नहीं मानते हैं। आगे देख लेते हैं विद्यापति के बारे में हम। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता है और ना ही भक्त कहता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिका पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा, तो आप लोग बता सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति की पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है, तो आप लोग बता सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं विद्यापति को हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। अब आगे देख लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में।
अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो है। इनका पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। ये अमीर खुसरो का पूरा नाम है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अमीर खुसरो को तोताए हिंद किसने कहा या तोताए हिंद की उपाधि किसने दी, तो आप लोग बता सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की थी तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी का नाम दिया है। तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा। इन्होंने अनेक रागों का आविष्कार किया, आवाज़ खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म यूपी एटा पटियाली गांव में हुआ था। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे इनकी रचना है हालात कन्हैया एक, और दूसरी रचना है चाह दरवेश, और एक रचना है इनकी नजरान हिंदी। तो इनकी रचनाएं हैं चाह दरवेश, हालात कन्हैया, नजरान हिंदी। तो इनकी रचनाएं हमने देख ली। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, पटियाली गांव में, एटा जिले के। इस प्रकार अमीर खुसरो के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल और मूल रूप सबसे अधिक विवादास्पद है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने अप्रमाणिक घोषित किया। डॉक्टर वूलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, तो उन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक सर्वप्रथम किसने घोषित किया, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर वूलर। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराजा, श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप नए जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसका अंगिरस वीर रस ही माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो का अंगिरस कौन सा है, तो इसका अंगिरस वीर रस है। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्शिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षट ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय यानी कि सबसे बड़ा सर्ग कन्नौज युद्ध है, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो में सबसे बड़ा सर्ग या समय कौन सा है, तो कन्नौज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छप्पय चंद्रबरदाई का अपना प्रिय छंद है। यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा है, तो छप्पय है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ हैं। तो पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया है? ये जो है इनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया है। इनके उत्तरार्ध भाग के रचयिता जल्हड़ हैं। ठीक है, अब आगे की हम चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं आगे क्या है। अभी तक हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो के बारे में।
इसमें समय को सर कहा जाता है, यानी कि सर को समय कहा जाता है। सबसे बड़ा सर कौन सा है? कन्नौज युद्ध है। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध है। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। पृथ्वी चंद्र कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा अब तक का उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। तो पृथ्वी चंद्र कृत मातृका प्रथमा अक्षरा दोहरा अब तक का प्रथम बावनी काव्य है। ठीक है, इसके बारे में देख लिया एक तथ्य। और ये जो पृथ्वीराज रासो है इसमें एक कैमास वध खंड है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे देख लेते हैं कि फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। ये भी एक पॉइंट है, आप लोग याद कर लेना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अब तक का उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य कौन सा है, तो आप लोग बता सकते हैं मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा। ये किसने लिखा है? ये पृथ्वी चंद्र ने लिखा है। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।